नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी ने दरअसल मोदी की चाल पकड़ ली है, जो अब तक सामान्य तौर पर अलग-अलग राज्यों में चुनावी मौसम में मोदी जी की चालों को कोई पकड़ नहीं पाता था। वही चालें और चुनावी कामयाबी के बीच एक ताल जुड़ जाता था। लेकिन राहुल ने हरियाणा में तो एक्सपोज कर दिया, सिर्फ पकड़ा नहीं, एक्सपोज कर दिया। और जब चुनावी चाल पकड़ी, मोदी की चाल पकड़ ली, तो फिर घर में घुस गए। और आपने 2019 से खूब चर्चा सुनी ना, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। घर में घुसकर आज हम आपको तथ्यात्मक रूप से साबित करेंगे इस बात को। तथ्य और तर्क दोनों होंगे। घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। और एक तरफ ये सर्जिकल स्ट्राइक थी, दूसरी तरफ जिस रथ यात्रा की चर्चा हमने कल की थी, उस रथ यात्रा की शुरुआत में मात्र 3 सेकंड का एक वीडियो है, 3 सेकंड। लेकिन 3 सेकंड के वीडियो ने कैसे भाजपा के खेमे में खलबली मचा दी है, इस पर भी चर्चा हो। तो आप इस चर्चा में इसको हम एक-एक करके खोलेंगे, एक साथ खिचड़ी नहीं पकाएंगे। एक-एक करके कि राहुल ने मोदी की चाल कैसे पकड़ी, फिर घर में कैसे घुसे, और घर में जो घुसे ना, हम आपको रूट दिखाएंगे, रूट मैप बकायदा, कुछ भी जुबानी जमा खर्च नहीं, रूट मैप दिखाएंगे। और फिर 3 सेकंड के क्लिप पर आखिरी में आएंगे। वो 3 सेकंड का क्लिप बहुत महत्वपूर्ण है। वो राहुल गांधी के सियासी भविष्य से जुड़ा हुआ है। उस वीडियो 3 सेकंड के भीतर आप राहुल गांधी की सियासी समझ, सियासी ताकत, सब कुछ समझ सकते हैं। और आने वाला कल राहुल के लिए राजनीतिक रूप से कैसे होगा, ये भी समझ सकते हैं। हेमंत अत्री जी को जोड़िए, फटाफट कंट्रोल रूम जोड़िए तुरंत। हेमंत जी, शुरुआत हम करते हैं। राहुल ने मोदी की चाल पकड़ ली। अभी हम कुछ, हमारे पास वीडियोज हैं, तस्वीरें हैं, हम उनको अभी लाएंगे। मैं दर्शकों से क्षमा के साथ कर रहा हूं, थोड़ा सा इंतजार करिए। जो चाल पकड़ ली, पहले ये चाल क्या थी और कैसे पकड़ी, हम लोगों ने कई बार चर्चा की है। लेकिन अब तक कांग्रेस के आला कमान की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, थिंक टैंक की तरफ से, या राहुल की तरफ से ये बात पब्लिक फोरम में नहीं की गई थी। कैसे पकड़ी ये चाल? देखिए आशीष जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि चाल पकड़ ली। और वो चाल क्या है, आप लगातार देख रहे हैं। बीजेपी ये चुनाव खुद तो लड़ ही रही है, जैसा भी लड़ रही है, जितनी भी सीटों पर लड़ रही है। पिछले 4 दिन में आपने देखा, उनकी एक सर्वे रिपोर्ट आई थी जिसको हमने एक्सपोज किया था कि किस तरीके से बीजेपी ने कुछ सीटों पर मुकाबला छोड़ दिया है। और वहां पर कहीं वो निर्दलीयों को सपोर्ट कर रही है, फाइनेंस कर रही है, और कहीं पर बागियों को सपोर्ट कर रही है, और कुछ हद तक कहीं इंडिपेंडेंट्स को भी सपोर्ट कर रही है। तो आज राहुल गांधी ने केवल 15 सेकंड की 2 वाक्यों में पूरी भाजपा और मोदी की चाल को निपटा दिया। उन्होंने क्या कहा, कोट एंड कोट, उन्होंने कहा, देखिए साहब, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच विचारधारा का है। बहुत सारी छोटी पार्टियां हैं जिनका रिमोट बीजेपी के पास है। यही तो खेल था। और इसको इतने इफेक्टिव तरीके से किसी ने अभी तक रखा नहीं था कि एक चेतावनी के तौर पे अगर आपने उनको वोट दी तो वो बीजेपी के पास भी जाएगा, रिमोट ही उनके पास है। तो ये राहुल गांधी का ये बात कहना, प्लस उन्होंने जिन जिन रॉ इश्यूज के ऊपर नब्ज पकड़ी है, वो कमाल ही कर दिया। आज अगर आप वहां पर देखेंगे, किसान बेल्ट, एग्रीकल्चर बेल्ट है ये सारी, आपको ध्यान होगा, जट सिक्की बेल्ट है पूरी की पूरी, है अंबाला यमुनानगर कुरुक्षेत्र। एमएसपी की गारंटी इंश्योर कर दिया, वादा कर दिया, जो सबसे महत्वपूर्ण है किसान आंदोलन के हिसाब से भी। और एक चीज दीपक जी, दर्शकों साथियों को जरूर पता होना चाहिए कि ये पूरी की पूरी जो बेल्ट है, जीटी रोड बेल्ट जिसको हम कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का पहला गेटवे था हरियाणा का। इस पे 21 सीटें आती हैं। आज राहुल गांधी, आमतौर पे क्या होता है, जो बड़ा नेता जाता है ना, पहले सर्वे कराता है, इनपुट लेता है, जैसे मोदी जी करते हैं, कि जिस एरिया के अंदर पार्टी जीत रही है। मैं हेमंत जी रोकूंगा, क्योंकि उस पर तो हमें आना ही है, घर में घुसने वाले सर्जिकल स्ट्राइक पे। मैं कहूंगा कि जो अभी प्रियंका और राहुल की इस रोड शो में भीड़ उमड़ी है, जरा उसके विजुअल्स भी दिखा दे दर्शकों को। कंट्रोल रूम जरा अभी दिखाइए, जो अभी आप तक विजुअल आए हैं वो दिखाइए, कैसे भीड़ उमड़ी है। ये देखिए आप, ये है सड़कों की तस्वीर। प्रियंका भी और राहुल भी भाई बहन दोनों हैं। इसमें आप अगली तस्वीर देखिएगा, इसमें भीड़ नहीं है, अभी आगे भीड़ देखिए। ये देखिए, पांडाल
आपको दूर तक नजर आ रहा है, और आगे देखिए, इसको मैंने जूम करके भी देखा था खुद। बाकी ये देखिए आप, ये रोड शो है, ये कोई रैली महारैली नहीं है, रोड शो है। रोड शो में छोटे छोटे पॉइंट्स पर गैदरिंग होती है, संबोधित किया जाता है। वही कल हमने बताया था, बस के ऊपर आकर के लोगों से मिलना जुलना होता है, हेलो हाय होती है, यही होता है। ये उत्साह ये जो दिख रहा है ना, ये अक्सर मोदी की रैली में दिखता था, मैं इसलिए कह रहा हूँ। वो अभी आपने देखा कंधे पे बैठा, वो एक 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 राजनीति में एक एक तस्वीर की जो है ना, एक एक तस्वीर में सियासी संदेश छिपे होते हैं। ये जो आदमी बैठा था एक कंधे पे पेंट किया हुआ, ऐसा दो लोगों के लिए हिंदुस्तान में होता था। एक सचिन तेंदुलकर के लिए होता था, एक महेंद्र सिंह धोनी के लिए होता था। ये क्रिकेट की दुनिया में। फिर सियासी दुनिया में नरेंद्र मोदी के जब 2014 में आए वो विश्व गुरु बनाने के लिए, तो लोगों ने पेंट उंट करके ये सब शुरू किया कि वो उत्साह, वो जोश अंदर से लगता था हाँ, विश्व गुरु बनने वाले हैं, तो आदमी का ब्लड उछाल मारता ना, तो वो होता था। अब ये राहुल की रैलियों में, राहुल के रोड शो में अब ये तस्वीर आने लगी है। इस तस्वीर को, जिसको मैंने अभी आपको दिखाया था, एक बार वो फोटो फिर देखिएगा और फिर इसी पर समझेंगे। अगले सवाल के साथ हम आएंगे उस सवाल पर, जो है, जो सवाल मैंने कहा था कि घर में घुस गए, माद में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक किया है राहुल गांधी ने, उसी पर चर्चा करते हैं। और उसमें मैं आपको रूट भी दिखाऊंगा। जैसे ये तस्वीर में कर रहा था, ये तस्वीर जो आपके इस समय सामने है, इस तस्वीर की बात कर रहा था। अब मैं कहूंगा कंट्रोल रूम से इसको हटाएं, और जब बताएंगे ये घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक, हेमंत जी, तो आप रूट मैप दिखाइएगा। हेमंत जी जरा बताइए, घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कैसे की है राहुल गांधी? देखिए आशीष जी, जो ये 2014 में भारतीय जनता पार्टी जो सपना भी ले पाई हरियाणा में अपने दम पर भाजपा आने का, के सत्ता में आने का, उसका सबसे बड़ा कारण था जीटी रोड की बेल्ट, जहां से आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। इस बेल्ट में 21 सीटें आती है आशीष जी, और आप यकीन करिएगा 2014 में 21 सीटें, 100% स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का। 47 सीटें आई थी 90 में से, और इस एरिया में 21 थी, और 21 की 21। तो आप कह सकते हैं कि ये जो जीटी रोड बेल्ट है, ये बीजेपी का मुख्य गेटवे था हरियाणा की सत्ता का स्वाद चखने का। उससे पहले तो 12-16 से ऊपर कभी आए नहीं जीवन में, तो इस जीटी रोड बेल्ट ने वो स्पेस दिया था उनको। आमतौर पे उसके बाद 2019 पे आ जाइए, फिर आप इसको खोलेंगे थोड़ा सा। 2019 में क्या हुआ कि बीजेपी की 90 में से 40 सीट आई, लेकिन इस बेल्ट में 21 में से 12 फिर भी आई। तो फिर उसको एक तरीके से सत्ता वापसी का कहीं ना कहीं लिवे दिया। अगर आप देखेंगे बाकी सीटों पर 90 में से 40 और 21 में से 12, तो बड़ा स्ट्राइक रेट है। और आमतौर पे आपने ये ऑब्जर्व किया होगा सभी नेशनल पार्टियों का, जो बड़े लीडर्स आते हैं ना, पहले वो सर्वे और फीडबैक के बाद आते हैं किसी भी एरिया में, ताकि ये रहे कि उनका स्ट्राइक रेट ठीक रहे। मोदी जी जैसे आते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में चले जाए, वहां कल को पार्टी हार जाए तो बड़ा जुलूस निकलेगा। राहुल गांधी ने उस सारी अवधारणाओं को तोड़ दिया है। उन्होंने क्या किया कि जहां पर भी कांग्रेस सबसे कमजोर है सो कॉल्ड इस जीटी रोड बेल्ट में, क्योंकि शहरी आबादी का इनपुट ज्यादा है वहां पर, अगर आप विजिट बाकी एरियाज को देखोगे, तो राहुल गांधी ने क्या किया कि इन कंस्टिट्यूएंसीज में जाऊंगा मैं जीटी रोड की बेल्ट में। और कैसे जाऊंगा, वो मोदी जी की तरह नहीं कि हवा हवाई आए, हवा हवाई हेलीकॉप्टर से भी बाई रोड चले जाते हैं वो, तो इन्होंने बाई रोड ही चलने का फैसला कर लिया। तो उस बाई रोड में इन्होंने क्या किया कि जो कंस्टिट्यूएंसीज रखी है, ये सबसे चैलेंजिंग कंस्टिट्यूएंसी है। इसमें आप देखिए यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र, ये सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक है। अगर यहां पर जिस तरह का आपने माहौल दिखाया, आपने मोदी जी की रैली भी देखी थी कुरुक्षेत्र में, आपने मोदी जी की रैली पानीपत में भी देखी थी, वो 23 और 22 कंस्टिट्यूएंसी की रैली थी, अगर आपको ध्यान हो तो। और ये कितनी कंस्टिट्यूएंसी की रैली है? ज्यादा से ज्यादा एक जिले की है। और कल कार्यक्रम तय हुआ, सबसे पहले आपने ब्रेक किया था सुबह, और आज ये रैली थी, तो कोई लंबा चौड़ा तैयारी का भी समय नहीं था। तो ये सारी चीज ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो सत्ता विरोधी रुझान है, वो आज की तारीख में प्ले में है, और वो बिल्कुल ओपनली दिख रहा है। जिस तरीके का जोश ये दिखा आपको सड़कों के ऊपर, और अभी तो ये जनसभा थी हुड्डा ग्राउंड में, अभी तो सारा दिन ये यात्रा चलनी है। ये कम से कम 12 कंस्टिट्यूएंसीज को टच करेगी इन तीनों जिलों के अंदर। तो उसका जो पूरा माहौल बनेगा, वो कांग्रेस पार्टी के लिए तो एक तरीके से ये जो हम जो बात कर रहे थे कि हवा है, उसका जो ग्राफ है, उसका जो पिच है, वो किस लेवल पे जाएगी उसकी केवल कल्पना की जा सकती है। इसीलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बीजेपी की नींद आज का ये कार्यक्रम उड़ाएगा, और उसके बाद कल का और 3 तारीख का तो अभी भी पेंडिंग है। कल का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है, वो भी मैं आपके दर्शकों के लिए पहली बार बता दूं
जो अभी तक संकेत मिल रहे हैं, फाइनल नहीं हुआ है अभी, तो उनकी गाड़ियां निकली हुई है गूगल मैप और लोकेशन मैपिंग करने के लिए, जो एआईसीसी की। संकेत ये मिल रहे हैं कि कल राहुल गांधी और प्रियंका बहादुरगढ़ से शुरू कर सकते हैं, बहादुरगढ़ से शुरू करते हुए जींद की तरफ जा सकते हैं, ये इंडिकेशन मिले। शाम तक कार्यक्रम क्लियर होगा। 2 तारीख को ब्रेक रहेगा और 3 तारीख को वो महेंद्र, ये जो क्या नाम है आपका, जो पलवल वाली जो बेल्ट है वहां से लेकर के फरीदाबाद पलवल और उधर से आते हुए गुड़गावा और अहीरवाल, वो एक प्रस्तावित रूट मैप है। तो कुल मिलाकर के जो जो बीजेपी के कोर बैंक थे, चाहे वो जीटी रोड बेल्ट है और चाहे अहीरवाल है, उसको स्ट्राइक करने की बात है। और यही राहुल गांधी का एक टिपिकल स्टाइल है कि जहां मजबूत है वहां तो कोई भी चला जाएगा, और नहीं भी जाओगे तो कोई फायदा भी नहीं। तो आप जो सबसे कमजोर एरियाज के अंदर है वहां जाकर हिट करो, वहां जाकर कलेक्ट करो। और आज उन्होंने जो इश्यूज उठाए, किसानों की एमएसपी से लेकर के, अग्निवीर से लेकर के, जाति जनगणना से लेकर के, दलितों को उनका अधिकार देने से लेकर के, अग्निवीरों की पेंशन खा जाने को लेकर के, डोंकी रूट, कोई ऐसा इशू नहीं छोड़ा उन्होंने कि जो इस एरिया का पेंडिंग रह गया हो। तो ये अपने आप में एक, राहुल इज कमिंग अप लाइक एनीथिंग एज ए क्रूसेडर एंड ए कैंपेनर। जो भारतीय जनता पार्टी कल तक इंतजार किया करती, प्रचार किया करती कि राहुल गांधी प्रचार में आ जाए तो उनका काम आसान हो जाएगा, आज वो भारतीय जनता पार्टी को राहुल का नाम सुनते ही बुखार चढ़ जाता है। और किसी ने अगर देखना हो तो बुखार तब भी तो आप चले जाओ, जाके देख लो। नहीं, बुखार तब भी चढ़ता था, लेकिन तब जो है बुखार बाहर टेम्परेचर दिखाते नहीं थे, मेडिकल स्टोर जाते नहीं थे। अब तो मेडिकल स्टोर पे लाइन खड़े लगा के खड़े नजर आते हैं। मैं कहूंगा कि जरा वो मैप दिखा दें। और जो अभी हेमंत जी ने कहा है उसको मैं थोड़ा और एलिब्रेट कर दूं, बड़ा क्लियर कि नरेंद्र मोदी जी वो नेता हैं जो चुनाव हार गए कर्नाटक में, फिर उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। चुनाव हार गए तो वहां पे राम खिलावन जिम्मेदार हो गए कि राम खिलावन हैं, वो मैसूर डिस्ट्रिक्ट के फलाने गांव में फलाना पन्ना प्रमुख है, उनके वजह से हारे। हिमाचल हार गए तो किसी और जो है रामदीन की वजह से हार गए। जीत जाते हैं गांव का प्रधान का चुनाव भी, अगर स्थानीय निकाय का भी, तो मोदी जी के चेहरे पर जीत होती है। यानी जो आदमी मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू में यकीन रखता है, वो हमेशा फेस सेविंग, चेहरा बचाने को लेकर चिंतित रहता है। वो हमेशा वहां जाता है जहां लगता है कि इनपुट है कि यहाँ जीत रहे हैं, तो चलो भाई यहाँ जाएंगे तो जीत के आएंगे, तो कहा जाएगा कि मोदी जी की देखिए स्ट्राइक रेट मोदी जी का जबरदस्त है। हालांकि लोकसभा चुनाव में सब धूल धूसरित हो गया, मिट्टी में मिल गया स्ट्राइक रेट। ऐसे स्ट्राइक रेट पे क्रिकेट टीम में होते तो निकाल दिए जाते, 12वें खिलाड़ी भी नहीं होते। खैर, राहुल इस मामले में एक अलग नजीर पेश कर रहे हैं कि वो रिस्क ले रहे हैं कि ठीक है, उनके जाने पर भी अगर पार्टी हारती है तो हम जिम्मेदारी लेंगे। राहुल जिम्मेदार कौन? राहुल गांधी। और ये नजीर आज नहीं, राहुल ने जब इस्तीफा दिया 2019 की हार के बाद अध्यक्ष पद से, उसी समय ये इंडिकेशन था कि 56 इंच की छाती बोलने से कलेजा नहीं आता है। कलेज 56 इंच की छाती से नहीं आता है। छाती छोटी हो, भीतर दिल अगर है तो आदमी पे हिम्मत होती है, करेज होता है। तो ये अच्छा, अक्सर आप बताएं, अक्सर कमजोर आदमी ज्यादा ताल ठोकता है। जिसमें साहस नहीं होता है, डरपोक होता है, वो बार बार अपनी छाती पे टेप लगाता है, नापता है, वो ज्यादा टेप लगाता है। तो यही है कि जो डरपोक थे वो छाती नापते रहे, जो हिम्मती है वो मैदान में दिखा रहा है कि देखो हम तुम्हारे इलाके में। बहुत सही बात कही। मैं आंकड़े गिनती पर फिर इसलिए इसको समझा रहा हूं कि एकदम गिनती गिनिए। 15 सीटें अहिरवाल और 21 जीटी रोड बेल्ट, 21 15 36 सीट। 36 में 2014 में कितने जीते? 21 और 14 35 सीट। 36 में 35, कुल 47। पूरे हरियाणा में 12 सीट और जीते थे, 36 में 35। सोचिए। फिर आ जाइए 19 पे, कुल सीट थी 40, 21 में 12 और 15 में 11, 12 और 11 23 सीट। 36 में फिर 23। जब आप 50% सीट नहीं जीते थे तो 36 में 23, 2/3 जीत लिया आप करीब करीब। तब 40 पे आए आप। उस इलाके में घुसने के लिए हिम्मत चाहिए। उस इलाके में राहुल गांधी नाम का नेता घुस रहा है। ये कुल मिलाकर के इसलिए हम आंकड़े साफ कर दिए। अब आते हैं उस क्लिप पर, 3 सेकंड के क्लिप पर। अभी रूट मैप भी हमने दिखाया था। उस रूट मैप में आपने देखा कि वो सब इलाके वही हैं जहां जहां बीजेपी के धुरंधर ताल ठोक रहे हैं।
3 सेकंड का क्लिप जरा वो दिखाइए भाई। एक तरफ मंच पर खट्टर को छिपाया जा रहा है, मतलब मोदी जी एक तरफ छिपाने में लगे हैं और एक तरफ राहुल गांधी अपने वालों को सामने लाने में लगे हैं, हाथ मिलाने में लगे हैं। ये 3 सेकंड की कुल क्लिप थी। इसको दोबारा दोबारा दिखाइए, और नहीं हो तो फोटोग्राफ्स में दिखाइए। हाँ, दोबारा प्ले कर दीजिए, फिर फोटोग्राफ्स दिखाइए। फोटोग्राफ दिखाइए जिस फोटो में बीच में राहुल गांधी खड़े हैं और दोनों तरफ हुड्डा और शैलजा है। ये देखिए, बीच में राहुल गांधी, एक हाथ में शैलजा का हाथ, एक हाथ में हुड्डा का हाथ। अब अगली फोटो दिखाइए। इसके लिए भी साहस चाहिए। खुद कांग्रेस का, जिसे कहा जाता है राजकुमार, शहजादा, क्या क्या जो जो बोलते हैं मोदी जी, जो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में कांग्रेस नहीं देश में सबसे लोकप्रिय नेता है। जयराम रमेश भले न माने इस बात को। वो नेता खुद पीछे हो गया, खुद पीछे हो गया। देखिए आप, हुड्डा और शैलजा उनके हाथ मिलवा करके, अपने हाथ में हाथ पकड़े हुए, हाथ मिलवा करके कि भाई अगर अभी भी दिल में कुछ खटास है तो हटा दो खटास, आ जाओ साथ, याद करो पुराने रिश्ते, भाई बहन, फिर से बन जाओ भाई बहन और मचाओ धूम। ये 3 सेकंड का क्लिप, ये भाजपा के खेमे में बड़ा हड़कंप मचाए हुए है, हाहाकार है 3 सेकंड के वीडियो से। हेमंत जी, आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी था जब जब ये घटना, आपने शायद देखा नहीं उसको उस टाइम जब चल रहा था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। जैसे रूटीन में होता है कि भाई सारे प्ले कैंडिडेट्स कर आ दो, जाओ। कंट्रोल रूम प्ले कर दो। जब हेमंत जी बोलेंगे ना तो दर्शक कनेक्ट कर पाएंगे। प्ले कर दीजिए वीडियो वीडियो। हाँ, तो अब हेमंत जी बड़ा इंटरेस्टिंग था आशीष जी। जैसे क्योंकि सारे प्रत्याशी थे, केसी वेणुगोपाल थे, उदय भान थे, तमाम लोग थे, उधर प्रियंका भी थी। तो ऑल ऑफ किसी ने उनको, जिसको कहते हैं ना कि टेलर मेड नहीं था ये, ऑल ऑफ ए सडन स्पॉन्टेनियस और इंस्टेंट था कि खुद खड़े हुए थे। आपको पता है एक फोटो अपॉर्चुनिटी होती है, फोटो बोलते हैं उसको, और वो सारे हाथ खड़े करते हैं। राहुल को कहां से ये स्ट्राइक किया कि मैं पीछे हो जाता हूं और इन दोनों के हाथ मिलवा देता हूं, और जैसे उन्होंने ये काम किया धीरे से पीछे सर के, तो सब ने उसकी वो मूवमेंट देख ली और वहां ठहाका लगा बड़े जोर से। तो बेसिकली वो जो ठहाका है वो बीजेपी के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि मोदी जी तो निमंत्रण, क्या नाम इनका, अपने जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, वो तो वो न्योता दे चुके थे शैलजा जी को कि आप आइए हमारे यहाँ, क्योंकि उन्होंने अशोक तंवर को बहुत ज्यादा न्याय दिया था, आपको पता ही है, जब पिछली बार जो उनको लेके आए वहां से। तो ये जो आज की पिक्चर है, इसमें इसका महत्व इसलिए ज्यादा है। देखिए, अभी तक हरियाणा में हो क्या रहा था वो देखने की बात है दर्शकों के लिए, कि अभी तक हुड्डा साहब ज्यादातर उन एरियाज में जा रहे थे जहां पर उनके लोग चुनाव लड़ रहे हैं, शैलजा उन एरियाज में जा रही है जहां पर उनके लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो बेल्ट है, पर्टिकुलरली पंचकुला, अंबाला की और पंचकुला की, यहाँ पर शैलजा एमपी रही। तो चूंकि यहाँ पे कुछ उनके प्रत्याशी हैं, तो ये इंश्योर किया कि वहां से शुरू करेंगे, वहां भी हुड्डा साहब पूरा दिन साथ रहेंगे। आज जो है वो 3 जिलों की 12 कंस्टिट्यूंसी है, एक कंस्टिट्यूंसी नहीं है। पूरे दिन में जब कवर करेंगे 3 जिलों की 12 कंस्टिट्यूंसी टच हो रही है, वो रोड शो के जरिए, वो रूट के जरिए, जो भी आप देखेंगे। और कल जब वो आएंगे फिर शैलजा साथ होंगी। आपने उस दिन देखा जब वो आए थे असंध के अंदर करनाल में, तो शैलजा थी वहां, लेकिन जब बरवाला गए तो शैलजा नहीं थी। आज उन्होंने ये इंश्योर, क्योंकि कुरुक्षेत्र में ज्यादातर प्रत्याशी हुड्डा साहब के, तो आज शैलजा पूरा दिन उनके साथ रहेगी। तो पहले अपने अपने एरियाज के अंदर और फिर कॉमन पूरे हरियाणा के अंदर। देखिए कितनी गजब की स्ट्रेटजी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, मनोहर लाल जी जो बाल सखा थे मोदी जी के, उनको छुपाया जा रहा है, और अगर मंच पे लाओ तो उनसे नजरें चुराई जा रही है, उनका नाम नहीं लिया जा रहा। आपने हिसार रैली में देखा क्या हुआ? जो मनोहर लाल खट्टर थे, 9.5 साल सीएम रहे, आज की तारीख में 8वें नंबर के मंत्री हैं। हिसार के मंच पर जब आए मोदी जी, उनको रिसीव करने के लिए मनोहर लाल जी नहीं थे, केवल नायब सिंह सैनी थे। और जब ऊपर आए मोदी जी, तो उन्होंने ना तो आंख मिलाई, ना उनकी नमस्ते ली, और आगे बढ़ गए किरण चौधरी की तरफ, और फिर क्या नाम है, कुलदीप बिश्नोई की तरफ। तो ये फर्क है जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक टीस का कारण बनेगा, कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी तो ऑन नहीं कर रहे अपनी गलतियों को, और ये चीजों को अपने ऊपर लेकर के आगे बढ़ रहे। ये हरियाणा की जनता ने आज सारा देखा, पूरे का पूरा लाइव था। तमाम टीवी तो कोई क्यों दिखाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पर, बाकी सब जगह, कांग्रेस के हैंडल्स पे, सब जगह वो लाइव था, सबने देखा वो, और काफी इंटरेस्टिंग था, मीनिंगफुल भी था, और उसका एक संदेश भी था। तो एक हरकत से राहुल गांधी की छोटी सी, कि उनको आगे करके खुद पीछे हो गए, उसमें बहुत सारी उनकी जो यूएसपी है वो सामने आई लोगों के सामने,
और वो जरूरी थी आज के दिन, ऐसा मेरा मानना है आशीष। अच्छा, एक बात और, ये आपने अभी जो संभावित रूट की बात की, जरा इस पर भी समझना जरूरी है। संभावित रूट में ये जो सबसे बड़ी चुनौती जहां पर जाने की तैयारी में है, फरीदाबाद का जो है, मतलब फरीदाबाद और अहिरवाल, जी। ये पूरा, हाँ, यहाँ से लेकर के फरीदाबाद तमाम फरीदाबाद हैं? फरीदाबाद पलवल गुड़गांव से होते हुए हीरवाल और हाँ, मेवात। हाँ, हाँ, तो ये जो है, इस इलाके में कई कांग्रेस के लोगों ने भी कहा कि सबसे कमजोर है, वहां जा रहे हैं। दूसरा, जीटी रोड बेल्ट कवर कर रहे हैं। तीसरा, आपने बताया कि वो जींद वाला जो है रूट ले सकते हैं, जींद जा विनेश है ना, सकते विनेश है ना हैं। जुलाना में। विनेश जुलाना में है। विनेश का बहुत जरूरी है जीतना, क्योंकि विनेश के चुनाव प्रबंधन में कुछ खामियां नजर आई हैं मुझे। जी वो जी चुनावी जी। प्रबंधन नहीं ठीक है, क्योंकि वो पहलवान है, उसे पता नहीं चुनावी प्रबंधन, वहां पे कियोस्क सा दिख रहा है, थोड़ा अजीबोगरीब हालात थे। लेकिन ये क्या, सिरसा वाली पट्टी जहां पर भाजपा का खेल है रिमोट वाला, वहां नहीं जाएंगे? रिमोट रिमोट आज बता तो दिए, रिमोट जाके वहां दिखा भी देते राहुल गांधी। नहीं वो तो रिमोट तो कहीं भी दिखा दोगे ना जाके। जब हम्म आप देखिए, नेशनल लीडर कभी भी स्पेसिफिक एक या दो सीट के बारे में नहीं बोलता, वो हम्म जनरलाइज करके बोलता है। अब जब क्योंकि उनको आज अभी तो दो जगह और बोलना है, हम्म दो तो जनसभाएं ही है अभी तो, और उसके बाद कल फिर आएंगे वो तो उधर से लेके बहादुरगढ़ से लेकर के जो अभी तक संकेत मिल रहे हैं। तो सिरसा जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जींद में ज्यादा हर्ट करेगा, क्योंकि जींद की बेल्ट तो उनकी बीजेपी आईएनएलडी की है ना भाई। आईएनएल हाँ। पहले जेजेपी के हाथ चली गई थी, अदरवाइज ट्रेडिशनली वो चौधरी देवीलाल की बेल्ट है, आईएनएलडी की बेल्ट है। वहां जाकर के सारी मुट्ठी खुली जाएगी ना, क्यों कुछ बचेगा ही नहीं। तो बेसिकली नेशनल लीडर कभी भी इंडिविजुअल टारगेटिंग नहीं करते। मोदी जी तो करते हैं। अब मोदी जी एक बड़ा और कमाल कर रहे हैं, आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं पता नहीं। मोदी जी हरियाणा में 3 रैली कर चुके हैं। आपने उनके मुंह से कभी अभय चौटाला के खिलाफ एक शब्द सुना? कभी नहीं दुष्यंत बोले के नहीं। खिलाफ एक शब्द सुना? कभी मायावती के खिलाफ एक शब्द सुना? केवल और केवल क्या कहते हैं, बापू बेटा, हुड्डा फैमिली, और कांग्रेस के दिल्ली जो अपना फर्स्ट फैमिली। तो दिल्ली की फर्स्ट फैमिली और हरियाणा की फर्स्ट फैमिली, ये उनके टारगेट पे। और भाषण का जब लब्बल हुआ, आप देखेंगे आप तीनों रैलियों में, तो वो भय बेच रहे थे, वो विजन नहीं बेच रहे थे, वो कोई वायदे नहीं कर रहे थे, वो भय क्या बेच रहे थे कि अगर हरियाणा में कांग्रेस आई तो हरियाणा बर्बाद हो जाएगा, एज इफ हरियाणा में कांग्रेस आ गई है या आ रही है। तो मोदी जी का जो टिपिकल स्टाइल है, ये ब्लैंक चेक जो था और केवल भय बेचने की राजनीति, ये हरियाणा में आपने देख ली। आपने तीनों जनसभाएं देखी उनकी। आप अगर जो हिसार वाली रैली थी, अगर उसको हटा लें, हिसार वाली रैली में 13,500 कुर्सी थी, जो गोहाना वाली में तो 10,000 थी, और कुरुक्षेत्र वाली में 3 थी, 2,000 आदमी खड़े थे। और आज वाली रैली दिखा दीजिए जो अभी ये जनसभा थी, मैं तो इसको भी जनसभा कहता हूँ। देखिए हरियाणा में रैलियों का कंसेप्ट आशीष जी बहुत बड़े लेवल का है, जहां 50,000 लाख लोग। मोदी जी की जो तीनों रैली हुई है, जिसको वो रैली कह रहे, 23, 22 और 23 कंस्टिट्यूएंसीज की थी, और वो थी, और एक ये आज की थी नारायणगढ़ की, और 24 घंटे के नोटिस पे थी कल, क्योंकि इस टाइम जब हम बात कर रहे हैं, कल इसी टाइम कार्यक्रम तय हुआ था, हमने सबसे पहले खबर की थी, ठीक है ना। तो 24 घंटे के नोटिस पे एक ऐसी जनसभा होती है और एक वैसी जनसभा होती है जिसमें मोदी जी आए थे। तो ये माहौल का अंतर बता रहा है। चुनाव परिणाम क्या आएगा देखिए, वो उस समय की बात है, लेकिन लोगों में जिस तरीके का जोश है, बीजेपी के प्रति जिस तरह का रोष है, कांग्रेस के प्रति हल्का सा जो दिख रहा है आपको एनवायरमेंट के हिसाब से, लोगों को जो आपने देखा अभी दिखाया अभी फोटोग्राफ्स के जरिए, वो कुछ कह रहा है। और वो ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल का, जिसको कहते हैं ना कि आयरन फिस्ट रूल, कि जो आया उसी को डंडों से देख लो, लठों से मारो, उसका, और जो फिर मिस गवर्नेंस जो है, पोर्टल राज है, तमाम चीजें, किसी वर्ग को बख्शना नहीं, चाहे वो किसान हो, जवान हो, खिलाड़ी हो, कोई भी नहीं बख्शा। उस सारे का आज की तारीख में बीजेपी को फेस करना पड़ रहा है, नेट आउटकम। और बीजेपी देखिएगा, जो उन्होंने एक नैरेटिव बनाया था, वो क्या बनाया था कि शैलजा अलग है, हुड्डा अलग है, फला अलग है, जूत बज रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए। अच्छा एक और बात मान लीजिए, अब तक तो हरियाणा में कांग्रेस तो देखिए फ्री फॉर ऑल पार्टी है, वहां तो आप भी दावेदारी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, कोई भी कर सकता है। तो रणदीप ने भी कह दिया, शैलजा ने भी कह दिया, हुड्डा साहब ने भी कह दिया। भाजपा तो मोदी और शाह के नीचे सबसे अनुशासित पार्टी है ना, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। आपने ऑफिशियली 2 महीने पहले अमित शाह जी ने करनाल आके घोषणा की कि हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नायब सिंह सैनी है, बिल्कुल ओपनली कहा, और हर जनसभा में कहते हैं वो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। कांग्रेस ने तो घोषित नहीं किया। और वहां पर देखिए
कौन कौन वहां पे दावेदारी कर रहे हैं? जो विधायक पद के लिए अभी तक वो है कि भाई संघर्ष बढ़ेगी, बात नहीं बढ़ेगी, अनिल विज, जो अभी मंत्री भी नहीं है, सीनियर मोस्ट व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का रामविलास के बाद, उसको मंत्री भी नहीं बनाया, उनको उनके नखरे ले बैठे। उनको कौन मुख्यमंत्री बनाएगा? ये हाईकमान तब भी वही था, अब भी वही है, जिसको मंत्री बनने लायक नहीं समझ। हेमंत जी, मैं यहाँ पर मेरे मन का इसी पे खत्म करेंगे, लेकिन मेरे मन की शंका जरा समाधान उसका भी हो जाए। ये अनिल विज, सबको पता है कि मुख्यमंत्री वगैरह कोई बनने का सवाल नहीं है, मोदी शाह की इच्छा के बगैर कोई नहीं बन सकता, ये बोलते रहे। जब रामविलास शर्मा, आप तो बहुत करीब से देखे होंगे, रामविलास शर्मा 14 में जब भाजपा जीती, तो मुझे जो मैं सुना समझा जाना, लड्डू बट चुके थे रामविलास शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के लिए, लड्डू बट चुके थे। और बिल्कुल, 2 दिन से मैसेज एक आता है, 2 दिन से लड्डू बट रहे थे महेंद्र की। 2 दिन लड्डू बटे, और फिर एक मैसेज आया रामविलास शर्मा के पास कि आप ही को मनोहर लाल खट्टर के नाम का प्रस्ताव करना है, चलो करो। ठीक है, तो ये अनिल विज कहाँ खड़े हैं जब पितामह कोई का लो? ये तो वसुंधरा से मोहनलाल भजनलाल का पर्ची खुलवा देते हैं, ये शिवराज से मोहन यादव पर्ची खुलवा देते हैं। कहाँ अनिल विज? रामविलास शर्मा का नाम नहीं लेने वाला है कोई भाजपा में, ऐसी हालत कर दिया। कौन अनिल विज? ये मुझे शंका है कि अनिल विज अपना मतलब खुद को विधायक बनाने के लिए ये पूरे जो है अंबाला कैंट के आंखों में एक सीएम सिटी वाला धूल झोंक रहे हैं। Exactly. राव इंद्रजीत, इनकी बिटिया आरती, जो मुझे जानकारी है, मतलब जो ग्राउंड के लोग बता रहे हैं कि अटेली में 3रे नंबर पे जा रही है। बताइए, अहिरवाल के सबसे बड़े नेता है राव वीरेंद्र सिंह का परिवार, आरती 3रे पे जा रही है। अब दुर्भाग्य आरती का देखिए कि 14 और 19 जब माहौल था तो टिकट नहीं दिया। इस बार अगर राव इंद्रजीत समझदार होंगे राजनीतिक रूप से, राव वीरेंद्र सिंह तो बहुत धाकड़ थे राजनीतिक रूप से, तो इनको समझ जाना चाहिए कि इनके साथ साथ इनके परिवार की राजनीति खत्म करने का प्लान भाजपा में चला है कि अब इस बार हारना है, चलो निपटा दो। राव इंद्रजीत तो राज्य मंत्री रहते रहते निपट गए, और आरती की ओपनिंग ऐसे कर दो कि खत्म हो जाएगा। आशीष जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि आप जाके आए थे तो आप बिल्कुल पल्स को पकड़ चुके हैं। वहां देखिए क्या है कि जो राव इंद्रजीत 6ठी बार का एमपी होकर भी राज्य मंत्री है किस महकमे का, उसको खुद नहीं पता। जनता का तो छोड़ ही दीजिए, कौन सा वो महकमा है भी कि नहीं है। वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री तो मैं भी बन सकता हूँ, और मोदी और शाह यहाँ ऐसे हाथ रख के देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जनता का वोट ठगना है, और वो ठगी की इजाजत दे रहे हैं। अनिल विज कह रहे हैं तो भी नहीं बोल रहा कोई भाई, अदरवाइज तो अनुशासनहीनता है ना। पार्टी लीडरशिप ने तय कर दिया कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं। उसके बाद मोदी और शाह की बीजेपी में कोई ये कहे कि मैं सीएम बनूंगा, और वो कौन? अनिल विज, जो सब घोषित गब्बर है। वो विधायक बने नहीं बने का अलग सवाल है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या वो आज भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक दल है उसमें क्या सीनियर मोस्ट नहीं है क्या? उसके बावजूद जब मनोहर लाल खट्टर हटे, मनोहर लाल खट्टर के टाइम में गृह मंत्री थे वो, अगर आपको ना ध्यान हो तो, नंबर 2 के। और जब नायब बने तो कौन से मंत्री थे? ठन गोपाल थे। उनको पूछा भी नहीं, जाइए आप मौज करिए, आप अपने नखरे कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में ठेंगा दिखाने में बड़ी माहिर है। अब जो रामविलास के साथ किया है, रामविलास का आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। देखिए, मैं वहां पर था उन दिनों जब ये 14 वाला घटनाक्रम का हादसा कहिए, जब ये रिजल्ट आया था तो रामविलास शर्मा जी अध्यक्ष थे भाजपा के, और जैसे ही परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी की 47 सीट आई, तो महेंद्रगढ़ में लड्डू बटने रुके ही नहीं। और जब चंडीगढ़ में विधायक दल की मीटिंग आई तो वेंकैया नायडू ऑब्जर्वर थे, आपको याद होगा। तो जब फैसला करने की बारी आई तो सारे क्या नाम अपने रामविलास जी माला पहने बैठे थे वहां, आपको पता है सामने फ्रंट पे जो बैठते हैं बड़े लीडर, और वहां पर वेंकैया नायडू के फोन बजा मोबाइल, तो 30 सेकंड उन्होंने बात की, और उसके बाद उन्होंने फोन पकड़ा दिया रामविलास को। सामने कौन थे? सामने थे 56 इंची। उन्होंने एक सेंटेंस कहा कि रामविलास जी, आपको मनोहर लाल जी का नामांकन करना है, उनका नाम प्रस्तावित करना है, एंड दैट वाज इट। तो जो रामविलास से ये काम करा सकते हैं, अनिल विज तो किस खेत की मूली। बेसिकली ये समझना पड़ेगा कि अनिल विज किसी तरीके से अपनी रेलेवेंस बनाए रखने, अपनी नॉनसेंस वैल्यू जो उनकी है, गब्बर करके जो जिस तरह की चीजें करते हैं, वो आज की तारीख में हकीकत ये वो फंसे हुए हैं। आप तो खुद जाके देख के आए थे वहां, और चित्राकार उनका सीधा जो कांग्रेस का कैंडिडेट कहीं रेस में नहीं है। तो अब दिक्कत क्या है कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी की जो बेचारे की लड़ाई ये है कि वो कहीं दूसरे नंबर पे आ जाए। वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट आदमी है,
और असली खेल है चित्राकार उनके बीच में। अनिल विज को आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का जो लीडरशिप है दिल्ली का, उसने उनको कोई लिफ्ट ना तो पहले दी 10 साल के शासन में, और ना अब दी। एक गाड़ी दे रखी थी, बढ़िया मर्सिडीज, बढ़िया पायलट एस्कॉर्ट, सारी चीजें जलवा जलाल सारा था। उनका फाइल कोई, उनका कोई प्रपोजल कोई एक अप्रूव हुआ हो तो बता दे कोई, एक अप्रूवल कोई जो उनकी। हर बार मनोहर लाल ने डायरेक्ट करके, पॉइंट करके उनको जलील किया हर एक फैसले में। और हालत ये हुई कि जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की वाइफ थी, डायरेक्टर जनरल हेल्थ, उसको हटवाया इन्होंने, तो उसको एचपीएससी का मेंबर लगा दिया गया, जबकि उनकी 1.5 साल की नौकरी बची हुई थी, तो 6 साल की नौकरी मिल गई। तो मनोहर लाल ने अनिल विज को औकात दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और वही अनिल विज कहीं ना कहीं वो टीस रह रह के उभरती है उनको, मुख्यमंत्री का जो बुखार चिढ़ता है ना। बाकी मुझे लगता है कि इस बार जितने भी ये बुखार है बीजेपी के, ये कई लोगों के बुखार उतरने वाले हैं। हालात और हरकतें इसी दिशा में चल रही है आशीष जी। चलिए, टी से दर्द है, जाड़े में लगी चोट हर जाड़े में उभर आती है, वही वाला है, ठंडक की तो चोट तो वही है। ये भाजपा का दिया दर्द है, ये रह रह कर उभरता है, टीस मारता है। कहे विज साहब पे बात हुई है, विज साहब पर और बात करनी है थोड़ा, जो है कुछ है दस्तावेज वगैरह, कुछ दवाइयों का मामला था कोरोना काल में, सुना हो परचून की दुकानों से भी दवाई खरीदी गई है, बहुत ज्यादा दवाइयों की परचेजिंग हुई थी, उस पर भी आएंगे हम। मतदान से पहले ही सब सोचेंगे बही खाता आप तक ले आए। फिलहाल इजाजत दीजिए हमें, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए, और रथ यात्रा के अपडेट्स पर हमारी नजर है, हेमंत भाई की नजर है, हम आप तक लाते रहेंगे अपडेट्स। हरियाणा के चुनावी संग्राम या आप कहिए महाभारत, महाभारत का आंखों देखा हाल संजय के जरिए नहीं, हेमंत अत्री के जरिए। इस महाभारत के संजय हेमंत भाई हैं, तो इनके जरिए, इनकी आंखों देखिए हम आप तक लाएंगे इस महाभारत के मैदान की हर तस्वीर। नमस्कार।